Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो हम बुक्स स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स में वो पार्ट बी, क्योंकि क्लास 12th में अकाउंट्स जो है वो 3 बुक है। तो पार्ट बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्ट बी में कौन सी बुक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ये बुक है और पार्ट बी है। इसमें थोड़ा ये इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, तो ये वाला हमने, क्योंकि प्री बोर्ड में भी आने वाला है, इस वजह से हम ये वाला चैप्टर करा रहे हैं इस समय। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों ये सीखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से, आपके फर्म में, आपके कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसी का हिसाब किताब रखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो चैप्टर 6 है, पार्ट बी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस का बुक्स का नाम है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो AS3 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमारा AS3 में लिखा हुआ है। तो उसी चीज का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसी चीज को हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। और ये बोर्ड का और प्री बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये 6 नंबर या 7 नंबर जो भी है वो हर बार पूछा जाता है, और ये थोड़ा कंपलसरी मैंडेटरी है, हर बार ये पेपर में आया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना भी है। तो हम यहाँ पे जो आज हम इसको कवर करेंगे, तो बेसिक से पहले हम एक एक चीज सीखेंगे। ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग 1-2 क्लासेस क्या होगी, हमारी थ्योरी की चलेगी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो इज मूवमेंट। कैश फ्लो क्या है? एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब कैश आ रहा है, जा रहा है। तो कैश फ्लो इज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मूवमेंट का मतलब होता है इनफ्लो, कितना आ रहा है, एंड आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इनफ्लो ऑफ कैश इनफ्लो कब होता है? जब आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, एसेट सोल्ड कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, तो इससे क्या होता है? इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब कैश आपके पास आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो से क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद कैश आउटफ्लो से क्या होता है? आउटफ्लो से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले ये सीखेंगे। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखेंगे। जब हम ये सब सीख जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग एक एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक एक 2-2 क्वेश्चन ऑपरेटिंग के करेंगे, इन्वेस्टिंग के करेंगे, फाइनेंसिंग के। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सीखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे हमको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जरूरत होती है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। तो अभी से हम सीख रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो इंक्लूड होता है वो कैश इन हैंड, फिर दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, फिर उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री में, तो याद रखना इन्वेंट्री अगर आता है तो वो आपका करंट एसेट है, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट अलग है। तो करंट इन्वेस्टमेंट है तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यूज करेंगे, और इन्वेंट्री है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में गलती से भी मत लाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेंट्री नहीं आती है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिर उसके बाद चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
इतने पॉइंट आते हैं जो इंक्लूड किया जाता है। अब यहीं से हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और क्लोजिंग निकाल सकते हैं। तो अगर हमको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग से मैच करना होता है वो यहीं से हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि ओपनिंग में भी इतने इंक्लूड होते हैं, क्लोजिंग में भी इंक्लूड इतने होते हैं। बस आप लोग को समझना है कि वहां डेट दी होगी, कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, ये ध्यान रखना है। ओपनिंग है तो ओपनिंग वाले में ऐड करोगे, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग वाले में, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड इतना ही होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक एंड ड्राफ्ट। अब इसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको नोट करो, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करा रहे हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, पहले हम सीख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा इनफ्लो कब होता है, आउटफ्लो कब होता है। तो सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको बोलते हैं जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो चीज आप सेल परचेज करते हैं वो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो बिजनेस में आप सेल परचेज किसका करेंगे, गुड्स का सेल और परचेज होगा। तो अगर आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो उससे पैसा आ रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम द रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। अगर आप रॉयल्टी से पैसा रिसीव कर रहे हैं या फी से पैसा रिसीव कर रहे हैं या कमीशन से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तीसरा कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। अगर डेटर्स को आपने गुड्स सोल्ड किया उससे पैसा रिसीव हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिल्स रिसीवेबल आप रिसीव कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। आप गुड्स सोल्ड करते हो तो डेटर्स बनते हैं, फिर डेटर्स जब बनते हैं और फिर उससे डेटर्स से पैसा जो रिसीव होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, रेकरिंग बेसिस पे जो भी परचेज और सेल होता है वो रेकरिंग बेसिस पे होता है। तो कैश रिसीट फ्रॉम द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर आप डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हो, बिल्स रिसीव कर रहे हो तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो या सर्विस आप ले रहे हो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको दिखाओगे। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर कैश पे कर रहे हो क्रेडिटर्स को या बिल पेबल को तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉय। अगर आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो और पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय को तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सीधा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज आता है, जो रेकरिंग बेसिस पे होता है। जैसे हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारे खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे सेल करना, परचेज करना, उसके बाद वेजेस देना, सैलरी देना एम्प्लॉय को, फिर उसके बाद अगर डेटर्स को गुड्स सोल्ड किया है तो डेटर्स से बिल रिसीव करना या डेटर्स से कैश रिसीव करना। अगर आपने गुड्स खरीदा है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेकरिंग बेसिस पे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ऐसा होता है जो बार बार नहीं होता है, जैसे अक्वायर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हैं या प्लांट अक्वायर्ड कर रहे हैं या इंटेंजिबल, ये सब ऐसे है जो रेकरिंग बेसिस पे नहीं होता है। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट बार बार लोग नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीद लिया कुछ दिन के लिए ये छुट्टी हो गया। मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो 10 साल 15 साल तक आप फ्री। अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, परचेज कर रहे हो तो यहां पे डेली बेसिस पे होता है गुड्स सेल करना, परचेज करना।
लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होता है वो डेली बेसिस पे सेल परचेस नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये क्या है, एसेट्स है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होता है वो रेकरिंग बेसिस पे नहीं होता है। तो अक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये कहां पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप सोल्ड कर रहे हो, इंटेंजिबल एसेट को सोल्ड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा। और जब अक्वायर करते हो तो आउटफ्लो होता है कैश का, और जब सेल करते हो तो कैश का इनफ्लो होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा, कैश पेमेंट टू अक्वायर शेयर वारंट्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइज। अगर पेमेंट कर रहे हो, अगर कुछ शेयर को अक्वायर करने में कुछ पैसा पेमेंट कर रहे हो डेट या अदर इंटरप्राइजेस पे, तो ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर को अक्वायर करने में, शेयर को इशू करने में नहीं। अगर शेयर इशू कर रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। अगर यहां पे शेयर ये लिखा हुआ है कि शेयर को अक्वायर करते समय कुछ पेमेंट हुए हैं, तो वो जो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर शेयर इशू हो रहा है, डिवेंचर इशू हो रहा है, तो ये किससे रिलेट करेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ये चीज ध्यान रखना। तो कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर वारंट आर डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इससे पैसा रिसीव कर रहे हो सेल करके, जैसे शेयर को, वारंट को, डेट इंस्ट्रूमेंट, अदर इंटरप्राइज, तो ये पैसा इनफ्लो होता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कैश रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस लोन, जैसे यहां पे कैश एडवांस एंड द लोन मेड टू थर्ड पार्टी। ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी। आपने कैश में कुछ पैसा किसी से लिया एडवांस में, ठीक है, एंड लोन, ठीक है। अगर आप पैसा ले रहे हैं, फिर वो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो किसी थर्ड पार्टी से पैसा ले रहे हैं एडवांस में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप यहां पे पैसा लिए हैं, फिर अगर आप पैसा दिए हैं और फिर उसके बाद यहां पे रीपेमेंट कर रहे हैं, तो कैश रिसीट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस लोन। अगर आपने पैसा यहां पे लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट होगा, तो जब रीपेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। तो अगर आप लोन बैंक से लेते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इससे क्या होगा, पैसा आ रहा है। और जब पेमेंट करेंगे, जो एडवांस आपने पैसा लिया है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन, यहां से पैसा जाएगा, या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। फिर उसके बाद कैश रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाए थे, अगर उसमें क्या हुआ कि कुछ एक्सीडेंट के थ्रू उसमें कुछ लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जो रिसीव होता है, तो उसको भी हम लोग कहां दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर कैश रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर इंटरेस्ट का पैसा रिसीव हो रहा है या डिविडेंड का पैसा रिसीव होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे रेंट रिसीव होता है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फर्क बस इतना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये होता है रेकरिंग बेसिस पे होता है, मतलब जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे वो रेकरिंग बेसिस पे होता है। और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यहां पे नॉन रेकरिंग होता है। तो ये याद रखना है, अगर रेकरिंग बेसिस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो नॉन रेकरिंग में जाएगा। तो बस ये याद रखना है, प्रॉपर्टी प्लांट आप अक्वायर करते हैं तो इन्वेस्टिंग में डालोगे, अगर यहां पे पेमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो एडवांस में तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। फिर इसका पेमेंट करोगे तो भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें एक एक्टिविटी और बची हुई है जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको करने के बाद हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। फिर एक क्लास मतलब और है थ्योरी का, मतलब उसमें हम लोग ये सीखेंगे
कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट सीखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमने कहा था कि पहले बेसिक चीज हम समझ लेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये सब सीखने के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इसमें एक और एक्टिविटी है, इसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी जानते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले सबसे पहले जान लो, जैसे आप लोन ले रहे हैं बैंक से या शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो ये सब कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर इशू करेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर लोन किसी थर्ड पार्टी से लेता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर बैंक से लेता है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सब याद रखना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस इतना पॉइंट याद कर लो तो ये तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाता है। तो सबसे पहले कैश रिसीट फ्रॉम इश्यूइंग ऑफ शेयर और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, अब शेयर जब इशू करेगी तो उससे क्या होगा? पैसा कंपनी को रिसीव होगा। तो याद रखना, अगर कंपनी शेयर इशू करती है और उससे पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा, कैश रिसीट फ्रॉम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरो, या किसी से आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरो किया पैसा। कैसे? सच एज डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, लोन, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो अगर आप यहां से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरो कर रहे हैं, इश्यू डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड को इशू करके, लोन को इशू करके, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा, कैश पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर बाई बैक का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी अपना ही शेयर फिर से खरीद रही है, उसको बोलते हैं बाई बैक। तो अगर कंपनी बाई बैक कर रही है और बाई बैक के थ्रू क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। जब बाई बैक करेगा तो कंपनी क्या करेगा? शेयर खरीद रहा है, तो जब शेयर खरीदता है तो पेमेंट करता है कंपनी। तो ये भी किस एक्टिविटी से रिलेट करता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। कैश पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट, कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और long term borrowing including redemption of debenture, bond, preference share, loan, short term या long। ठीक है, अगर रिडेम्पशन का मतलब अगर आपने या कंपनी ने शेयर इशू किया है, डिबेंचर इशू किया है, शेयर में कौन सा? प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर क्या होता है? रिडीम होता है। रिडीम का मतलब यह होता है कि कंपनी, जैसे किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी का प्रीफरेंस शेयर लिया 5,000 प्रीफरेंस शेयर लिया, ठीक है। अब ये 5,000 जिस शेयर होल्डर ने शेयर लिया है जिस कंपनी का, तो कंपनी इस पे एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। फिर इसका जब टाइम लिमिट, जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर उसके बाद कंपनी इस शेयर होल्डर को पैसा वापस करता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा। इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन। मतलब कंपनी यहां पे 4 साल के लिए है, तो 4 साल बाद कंपनी पैसा फिर से वापस करेगा, किसको? शेयर होल्डर को। तो इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट भी, ठीक है। तो कैश रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, या लोन, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो ये भी किस एक्टिविटी से रिलेट करता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। फिर उसके बाद कैश पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, बोथ प्रीफरेंस एंड इक्विटी। अगर कोई
इंटरिम डिविडेंड आप पे कर रहे हैं या प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड क्या होता है एक बार जान लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को साल में 2 बार प्रॉफिट से कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, जैसे किसी शेयर होल्डर को पैसा डिविडेंड का देना है तो सबसे पहले प्रपोज करेगा, फिर उसके बाद डिविडेंड प्रॉफिट से कुछ पार्ट निकाल के अपने शेयर होल्डर को देता है। तो अगर पेमेंट कर रहा है अपने शेयर होल्डर को, किससे? प्रेफरेंस शेयर वालों को, इक्विटी शेयर वालों को क्या दे रहा है? इंटरिम डिविडेंड, प्रीवियस प्रपोज डिविडेंड अगर प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। फिर उसके बाद कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर आपने बोरो किया है लॉन्ग टर्म बोरिंग तो इस पे इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो डिवेंचर पे इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर आपने पैसा किसी से लिया, बोरो किया है या डिवेंचर लिया है, तो उस पे क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, कैश क्रेडिट है तो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप पेमेंट करोगे, और जब पेमेंट करोगे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड या डिविडेंड पेड, ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट हो या बोरोइंग का इंटरेस्ट हो या ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हो या कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट हो, अगर आप पे कर रहे हैं तो ये सब कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर उसके बाद चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जैसे 2011 में और ये 2012 है, अगर 2011 में बैंक ओडी 50,000 था, क्या ओवरड्राफ्ट जो था 50,000, अब 2012 में ये 40,000 का बचा। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये कम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए से हमने पेमेंट कर दिया है। तो अगर 50,000 2011 में था, 2012 में 40,000 हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो इसका मतलब 2012 में हमने ओवरड्राफ्ट का पैसा पेमेंट कर दिया। तो जो पेमेंट होगा ओवरड्राफ्ट का या कैश क्रेडिट का, तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो गया 50,000 से 60,000 हो गया, तो भी जो चेंजेस हुआ 10,000 रुपए से, इसका मतलब हमने पैसा और निकाला है, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों ये होता है जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस समय बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एफिडेविट, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सब जो एक्सपेंसेस होते हैं उस समय, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इतने जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पॉइंट हैं जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिलेट करता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये सब जाएंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सीख लिया। अब कुछ स्पेशल आइटम है उसका हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिखाएंगे, फिर इसका बात हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर वहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी वीडियो ये मतलब एक और बचा हुआ है, इसमें हम एक और कवर कर ले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नफीश अहमद, वेलकम टू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो हम बुक्स स्टार्ट करने वाले अकाउंट्स में वो पार्ट बी, क्योंकि क्लास 12th में अकाउंट्स जो है वो 3 बुक है, तो पार्ट बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्ट बी में कौन सी बुक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ये बुक है और पार्ट बी है। इसमें
थोड़ा ये इम्पोर्टेंट था ये चैप्टर, तो ये वाला हमने, क्योंकि प्री बोर्ड में भी आने वाला है, इस वजह से हम ये वाला चैप्टर करा रहे हैं इस समय। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों ये सीखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से, आपके फर्म में, आपके कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसी का हिसाब किताब रखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो चैप्टर 6 है, पार्ट बी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस का बुक्स का नाम है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो AS3 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना है, वो हमारा AS3 में लिखा हुआ है। तो उसी चीज का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसी चीज को हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। और ये बोर्ड का और प्री बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये 6 नंबर या 7 नंबर जो भी है वो हर बार पूछा जाता है, और ये थोड़ा कंपलसरी मैंडेटरी है, हर बार ये पेपर में आया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना भी है। तो हम यहाँ पे जो आज हम इसको कवर करेंगे, तो बेसिक से पहले हम एक एक चीज सीखेंगे। ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग 1-2 क्लासेस क्या होगी, हमारी थ्योरी की चलेगी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो इज मूवमेंट। कैश फ्लो क्या है? एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब कैश आ रहा है, जा रहा है। तो कैश फ्लो इज मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मूवमेंट का मतलब होता है इनफ्लो, कितना आ रहा है, एंड आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इनफ्लो ऑफ कैश इनफ्लो कब होता है? जब आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, एसेट सोल्ड कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, तो इससे क्या होता है? इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब कैश आपके पास आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो से क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद कैश आउटफ्लो से क्या होता है? आउटफ्लो से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले ये सीखेंगे। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखेंगे। जब हम ये सब सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक एक 2-2 क्वेश्चन ऑपरेटिंग के करेंगे, इन्वेस्टिंग के करेंगे, फाइनेंसिंग के। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सीखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे हमको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जरूरत होती है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। तो अभी से हम सीख रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो इंक्लूड होता है वो कैश इन हैंड, फिर दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, फिर उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री में, तो याद रखना इन्वेंट्री अगर आता है तो वो आपका करंट एसेट है, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट अलग है। तो करंट इन्वेस्टमेंट है तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यूज करेंगे, और इन्वेंट्री है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में गलती से भी मत लाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेंट्री नहीं आती है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिर उसके बाद चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इतने पॉइंट आते हैं जो इंक्लूड किया जाता है। अब यहीं से हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और क्लोजिंग निकाल सकते हैं। तो अगर हमको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग से मैच करना होता है वो यहीं से हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि ओपनिंग में भी इतने इंक्लूड होते हैं, क्लोजिंग में भी इंक्लूड इतने होते हैं। बस आप लोग को समझना है कि वहां डेट दी होगी, कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, ये ध्यान रखना है।
ओपनिंग है तो ओपनिंग वाले में ऐड करोगे, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग वाले में, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड इतना ही होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक एंड ड्राफ्ट। अब इसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको नोट करो, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करा रहे हैं। सम स्पेशल आइटम। अब स्पेशल आइटम क्या क्या है जो हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की बात करते हैं। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव होता है तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे कर रहा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन रेकरिंग होते हैं, जैसे हम लोग फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट ना किए हैं और उस टाइप का एक्सपेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एग्जांपल के लिए जैसे लॉस बाय फायर। दूसरा, बैड डेट रिकवर्ड, क्लेम रिसीव्ड इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपका बिजनेस, आपने इंश्योरेंस कराया और बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस कराया और गुड्स क्या हुआ, बिजनेस में आग लग गई तो गुड्स लॉस्ट हो गया। अब जब गुड लॉस्ट हुआ तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीव होता है ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जो रिसीव करेंगे वो इनकम होता है, जो हमारा लॉस्ट हुआ वो एक्सपेंसेस होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो वो होते हैं जो हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे अगर आप इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस में दो होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्सपेंसेस मतलब लॉस्ट हो गया, इनकम जो लॉस्ट हुआ उससे कुछ कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, उसको बोलेंगे इनकम। तो जैसे बैड डेट रिकवर्ड, क्लेम रिसीव्ड इंश्योरेंस कंपनी, ये सब इनकम है। विनिंग और लॉटरी, लॉस हो, तो ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे डिपेंड करेगा उस एक्टिविटी में हम लोग डालेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब जैसे बिजनेस में गुड्स सोल्ड परचेस करते रहते हैं, वो बार बार होते रहते हैं, और एम्प्लॉय वेजेस जा रहा है, सैलरी जा रहा है, तो ये एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता है। बाय द वे हो गया लॉस बाय फायर, बार बार नहीं होता है। अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आ गया तो आपको तो पता था नहीं, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ऐसा फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी होता है, इनकम भी होता है। अगर आपने क्लेम रिसीव किया तो ये इनकम है, बैड डेट था, बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो ये इनकम है, विनिंग ऑफ अ लॉटरी ये भी इनकम। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एग्जांपल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट बाय लॉस ऑफ इन्वेंट्री। ये कैसे, जब आपकी इन्वेंट्री लॉस हुई उससे इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या हुआ, कंपनसेशन रिसीव हुआ, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन किस टाइप के होते हैं, जैसे आपने शेयर इशू किया, ठीक है, और शेयर इशू कब किया, जैसे एसेट्स अक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स अक्वायर किया और एसेट अक्वायर करते समय उसको कैश ना दिया, क्या कैश ना देकर हम लोगों ने उसको शेयर इशू कर दिया, तो ये क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, मतलब एसेट्स को अक्वायर करते समय जो हमने एसेट अक्वायर किया उसके बदले में कंसिडरेशन में हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं या डिबेंचर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं डिबेंचर इसको शेयर में, डिबेंचर को शेयर में, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो स्पेशल आइटम में ये 3 पॉइंट थे जो हमने बताया है। इन्वेस्टिंग में भी जा सकता है, फाइनेंसिंग में भी जा सकता है, ऑपरेटिंग में भी जा सकता है। तो बस ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं,
नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर रिसीव होगा तब हम लोग कहां डालेंगे, अगर पे कर रहे हैं तो हम लोग कहां डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर्मेट बनाते हैं। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कैसे निकलता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक तो इस टाइप का होगा जिसमें दो प्रॉफिट गिवन होंगे क्वेश्चन में, एक क्लोजिंग प्रॉफिट होगा, एक ओपनिंग प्रॉफिट होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट गिवन होगा। तो अगर दो प्रॉफिट होगा तब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब एक होगा तब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अगर आपका एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो दिया होगा वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन डायरेक्टली आप प्रॉफिट को यहां दिखा देंगे जब एक ही प्रॉफिट दिया होगा। अगर दो प्रॉफिट दिया हुआ है क्लोजिंग और ओपनिंग, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट ही रखना। अगर आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे तो यहां पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकलता है वो गलत निकल के आ जाएगा। तो अगर दो प्रॉफिट दिया है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जैसे 2023 का प्रॉफिट है 50,000 और 2024 का प्रॉफिट है 60,000, ठीक है। अगर 2023 का प्रॉफिट 50,000 और 24 का 60,000, तो कैसे, तो यहां पे क्लोजिंग कौन हुआ, ओपनिंग कौन हुआ। अब ये 2024 में 2023 वाला जो क्लोजिंग है 31 मार्च और ये 31 मार्च, तो ये इस ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो हम क्या करेंगे 60,000 माइनस 50,000, तो यहां पे हम लोग 10,000 रखेंगे। जब दो प्रॉफिट गिवन होगा तो 60 माइनस 50 जो आएगा वो हम लोग यहां पे दिखा देंगे 10,000 रुपए। दूसरा, अगर यहां पे 80,000 दिया हुआ है और यहां पे 30,000 दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे करेंगे। या यहां पे मान लीजिए, अभी ये वाला केस ले लेते हैं, 80,000 दिया हुआ है और ये 30,000, तो ये क्या हुआ, इस ईयर का ओपनिंग 31 मार्च 2023 का ये क्लोजिंग है। तो जब 24 में जाएगा तो ये इस ईयर का ओपनिंग बनेगा, तब ये 24 क्लोज होगा, तो ये 80,000 कितना होगा, 30,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहां पे माइनस का 50,000 रखेंगे। अगर एक केस और, अगर इस ईयर में लॉस आया, मान लीजिए 31 मार्च 2023 में लॉस आया, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे ये तो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा और ये क्लोजिंग है, तो पहले हम लिखेंगे माइनस 80,000, सॉरी माइनस क्लोजिंग ये है, प्लस 30,000। मैंने क्या बोला, 2023 में लॉस हुआ 80,000 रुपए का और 2024 में प्रॉफिट है सिर्फ 30,000। अब दो प्रॉफिट गिवन है, तो यहां पे हम लोग कैसे रखेंगे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमेशा रखना है। तो क्लोजिंग इस ईयर का ये है, तो 30,000 हमने रखा, माइनस, अब ये माइनस 80,000 है और एक यहां माइनस 80,000 है, तो हम लोग इसको कैसे रखेंगे, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो 30,000 माइनस, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 80,000, फिर बढ़ाओ, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30,000, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 80,000, तो ये निकलेगा 1,10,000। तो 1,10,000 हम लोग यहां दिखाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे
ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे निकालते हैं और कैसे लेस करते हैं, माइनस और प्लस का ध्यान कैसे रखना है। जैसे यहां पे है मैंने 30,000 फिर माइनस का 80,000 रखा। अब ये बहुत लोग क्या करते हैं 80 माइनस 30 कर देते हैं 50, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इसमें अगर दो प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको बस यहीं पे ध्यान देना है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर लॉस है तब हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लॉस है तब दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना। अब दो प्रॉफिट दिया होगा तो हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रखेंगे, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे। तो अगर ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब जैसे 2023 में था 50,000 रुपए और 2024 में हो गया 1 लाख, तो कितने से इंक्रीज हुआ 50,000, तो 50,000 रुपए हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व नेट प्रॉफिट आफ्टर में हम लोग ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद यहां लिखा हुआ है ऑल ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जितने भी रिजर्व होंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय इसको ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, अगर कोई प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा तो हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो याद रखना है कौन सा डिविडेंड लिया जाएगा, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। ठीक, दूसरा है इंटरिम डिविडेंड कौन सा लिया जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर। तीसरा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगर कोई इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन है करंट ईयर का तो ये भी हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हुआ तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनकम है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर अगर कोई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है तो इसको भी हम लेस करेंगे। फाइनली जो आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने पहले इसलिए समझा दिया क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमको रखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। अगर दो प्रॉफिट होंगे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में एक ही प्रॉफिट मेंशन होगा तब हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे रखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। और क्या ऐड करना है क्या लेस करना है ये याद रखना है। एक बार ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो ये ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का होगा तो इसको ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स करंट ईयर का होगा तो इसको ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होगा तो इसको हम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगा तो लेस करेंगे, और कोई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होगा तो इसको लेस करेंगे, और ये निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा थ्योरी एक कंप्लीट हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।